फाइन स्टूडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में हम लोग देखे हैं यूनिट 1, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पावर, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये फर्स्ट यूनिट है। क्लास 1 में हम लोग ये कवर कर चुके हैं, ये भी कवर कर चुके हैं, इसका भी बहुत सारा हिस्सा कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग पार्टीशन का इम्पैक्ट और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये करने जा रहे हैं। ये दो चीज़ पे फोकस करेंगे। बट उससे पहले ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, पाकिस्तान, ये जो पाक जो बना, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? पाकिस्तान कॉन्सेप्ट, हाँ, पाकिस्तान एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड है, ब्रेन चाइल्ड ऑफ यंग मुस्लिम इंटेलेक्ट चौधरी रहमत अली का। चौधरी रहमत अली ने अपने एक पेपर में एक आर्टिकल छापा था, आर्टिकल प्रिंट किया था, नाउ और नेवर। इस पेपर में उसने इस वर्ड का जिक्र किया था, पाकिस्तान का। और ये किसी को पता नहीं था कि ये जो पेपर जो लिखा है इस लड़के ने कभी जाके हकीकत में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कब की बात है? ये बात है 1930s के, अर्ली 1930s, 31, यदि मैं प्रिसाइजली कहूँ तो 31, 32। तो देखो, हाँ, तो नाउ और नेवर, और इसको पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है उसको फर्दर किसी ने और ठीक किया है, स्ट्रेंथन किया है, तो वो मोहम्मद इकबाल है। वही मोहम्मद इकबाल जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, वो पाकिस्तान पे भी काम किया है। ठीक है, फर्दर वर्क बाय मोहम्मद इकबाल। तो पाकिस्तान का मतलब क्या है? देखो, पी ए इस तरह लो, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, पाकिस्तान, हाँ, पी स्टैंड फॉर पंजाब, ए स्टैंड फॉर अफगान प्रोविंस जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आता था, के आई स्टैंड फॉर कश्मीर, स्तान स्टैंड फॉर योर बलूचिस्तान। और सिमिलर आइडिया बांग्लादेश के लिए भी था। उस समय बांग्लादेश के लिए भी एक कुछ वर्ड आया था, मगर बांग्लादेश तो वर्ड रखा ही नहीं गया, बस वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, इसलिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, बांग्लादेश के लिए भी वर्ड आया था, कुछ समथिंग कुछ वर्ड था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे। पाकिस्तान इस तरह हुआ, बाद में देखो, है ना। अब शुरू में जब ये लिखा गया था तो मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के लीडर, वो भी सीरियस नहीं थे इस चीज़ को लेके। बट देखो, बाद में ये कॉन्सेप्ट रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ मुस्लिम लीग और कंडीशन, प्रेवलेंट कंडीशन। उस समय जो कंडीशन जो क्रिएट हुआ, स्पेशली जो राइट्स हुआ है 1946 के इलेक्शन के बाद, तो वहाँ से तो तय हो गया है कि जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा तब तक लोग शांत नहीं रहेंगे।
और जिस हिसाब से मुस्लिम लीग को इलेक्शन में जो बढ़ोतरी मिला है 1946 में, एटलीस्ट जो मुस्लिम रिजर्व सीट था वहाँ तो बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है मुस्लिम लीग का। तो इससे तो साफ साफ पता चलता है कि लोग चाहते हैं, स्पेशली जो यदि मैं बंगाल का बात करूँगा जहाँ ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया उस समय, तो वहाँ तो जो गरीब जो शेयर क्रॉपर्स सब है, पीजेंट सब है, वो सपोर्ट कर दिए। तो तुम्हारे दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि पीजन ने क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि बार बार ये आरोप लगता था कि पीजन का कॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक से उठाता नहीं है, और ये चीज़ को एक्सप्लॉइट किया है मुस्लिम लीग ने। और दूसरी बात है कि पंजाब में जो बड़े बड़े रिच लैंड ओनर्स सब थे, पंजाब जानते हो शुरू से ही बहुत बड़ा रिच लैंड ओनर्स, मनी लैंडर्स का वो हिस्सा रहा है, तो वहाँ पे वो लोग सपोर्ट कर दिए। और उसके बाद फिर रेफरेंडम हुआ, जैसे पंजाब में तुम्हारा ये बंगाल में जीता इलेक्शन, सिंध में जीता, तो वहाँ तो पास कर दिया गया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सेलहेट और भी बहुत सारा जगह में रेफरेंडम हुआ, तो उसने बोला कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऑल टुगेदर पाकिस्तान बन के उभरा, दो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और आज जो वेस्ट पाकिस्तान है उसको हम पाकिस्तान बोलते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान को हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। और ये बांग्लादेश बनाने में भी भारत का ही हाथ है, स्पेशली इंदिरा गांधी। तो हम लोग पढ़ेंगे, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट में ही पढ़ना है हमें, कैसे इंदिरा गांधी ने हेल्प किया था बांग्लादेश को बनाने में। समझ गए स्टूडेंट, ये थोड़ा बेसिक। अब थोड़ा देखते हैं पार्टीशन। देखो, पार्टीशन के वजह से प्रॉब्लम हुआ है, बहुत तगड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अब तुम खुद देखो, बंगाल और पंजाब का पार्टीशन किस अलग लेवल पे हुआ है। जैसे बंगाल में पार्टीशन जो हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर से एक दिन पहले ही हो गया, कुछ दिन पहले ही हो गया, तो आराम हुआ, दंगा हुआ, मानते कलकत्ता में बहुत तगड़ा दंगा हुआ, 46 से ही दंगा शुरू था, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। मगर पंजाब तो कभी दंगा का हिस्सा नहीं रहा है। बैसाखी के दिन भी हिंदू मुस्लिम सब साथ में गया था, जलियांवाला मैसाकर जो हुआ है, तो कभी पंजाब में कभी भी कम्युनल टेंशन नहीं रहा था। मगर दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब को भी कम्युनल राइट्स का सामना करना पड़ा, ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बंगाल तो शुरू से रहा है। तुम 1905 का देखो, बंगाल को शुरू से अनुभव है कि कैसे पार्टीशन होता है। कर्जन ने करवा के एक्सपीरियंस करवा दिया था लोगों को, बंगाली लोग को। मगर पंजाब ऐसा नहीं हुआ था। अब पंजाब में मैटर और दूसरा भी है, पंजाब में एक और कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है। बंगाल में क्या है, हिंदू मुस्लिम है केवल। मैं वहाँ पे सिख का प्रेजेंस होना पंजाब में और मैटर को कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब सिख वाले लोग सब दौड़ा के मारे हैं, अब वो लोग भी मारा है। तो अमृतसर, लाहौर, ये एपिक सेंटर था बच्चे लोग कम्युनल राइट्स का, समझा। और कलकत्ता तो था ही, कलकत्ता में हुआ, तो फिर इधर बिहार में हुआ, इधर यूपी में हुआ, बहुत तगड़ा दंगा चला है। और जान के हैरान हो जाओगे कि लगभग 10 मिलियन पीपल, यानी कि 1 करोड़ आबादी, ये बॉर्डर एरिया पे फुट, ट्रेन, बस से ट्रेवल कर रहे थे। मतलब माइग्रेंट्स हो गए थे अपने ही कंट्री में, माइग्रेंट्स हो गए थे ये लोग। इतना बुरा स्थिति था और इतना खदेरा गया। जैसे देखो, अभी पंजाब का बात करते तो पंजाब जानते हो पाकिस्तान की तरफ भी है और पंजाब भारत की तरफ भी है। हाँ, उधर जो पंजाब होगा उसको वेस्ट पंजाब कहेंगे, और इधर का जो हमारा पंजाब है वो ईस्ट पंजाब है। पंजाब एज अ ग्रेटर एरिया देखोगे तो पता हो, वेस्ट पंजाब में कोई हिंदू नहीं रहा और उस तरह ईस्ट पंजाब में कोई मुस्लिम नहीं रहा। इस लेवल पे दंगा गया है। हालांकि पूरा पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान में मुस्लिम है, हिंदू है। वहाँ पे जो हिंदू उस तरफ है, सिंध की तरफ है या थोड़ा पीछे की तरफ है बलूचिस्तान, वो बच गया। मगर जो बॉर्डर एरिया में जो हिंदू मुस्लिम है वो मारा गया है अच्छे से। जो पंजाब का मुसलमान, जो अभी इंडिया का जो पंजाब है, वहाँ मुस्लिम बहुत कम मिलेगा तुमको। उसी तरह पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ हिंदू कम मिलेगा। इतना ज़्यादा मासाकांड हुआ था और लगभग 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, वो बॉर्डर एरिया में बता रहा हूँ। तो दूसरी बात ये है कि ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया गया, यानी कि पावर अब पार्टीशन बाद में हुआ, तो उससे और अफरा तफड़ी, आर्मी को निकाल लिया गया पहले ही। यदि आर्मी वहाँ पे रहता तो कंट्रोल कर सकता था ना। तो मिस मैनेजमेंट है पूरी तरीके से पंजाब बॉर्डर में। और दूसरी बात है रेड क्लिफ, जस्टिस रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन, तो उसने भी तो बहुत अनसाइंटिफिक तरीके से बनाया है बाउंड्री को। तो वो भी एक रीजन है कि जिसके वजह से और ज़्यादा ही टर्मोइल हुआ है। बात समझे स्टूडेंट? तो बिल्कुल
हम लोग यही जानने वाले हैं कि पार्टीशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा। यदि मैं पार्टीशन का इम्पैक्ट का बात करूं, महिला सबसे ज़्यादा सफर हुई है, वुमेन सबसे ज़्यादा एबडक्ट किया गया, रेप किया गया, फोर्स टू मैरिज, ज़बरदस्ती शादी करवाया गया। हाँ, तुम लोग एक मूवी देखे हो गदर, एक प्रेम कथा, पहले वाला जो गदर मूवी था, उसमें कितना तगड़ा विजुअल दिखाया गया है ट्रेन में, बिल्कुल वही मंजर था उस समय। बात समझे? हाँ, ज़बरदस्ती रिलीजन कन्वर्ट करना पड़ा। अब बाद में जो बच गया, जब स्टेबल हो गया पाकिस्तान इंडिया, तो फिर बाद में भेज दिया गया। मगर कितने कम लोग होंगे, कितने लोग मारे गए होंगे। तो बिग कह सकते हो कि ये अपने आप में गजब का एक्सपीरियंस है कि 200 साल का गुलामी और उसका संघर्ष, और उसके बाद भारत आज़ाद भी हुआ तो पार्टीशन के साथ आज़ाद हुआ। और दूसरा ही प्रॉब्लम, तो इसको रिजॉइस करोगे कि रिमोट्स करोगे, यानी कि खुशी मनाओगे कि दुख मनाओगे, क्योंकि जो आज़ादी मिला है वो भी एट कॉस्ट मिला है। समझ गए स्टूडेंट? और हाँ, उसके बाद स्टैंड देखो बहुत डिफरेंट। गांधी जी देखो, गांधी जी का डेथ होना भी तो पार्टीशन का ही रिजल्ट है। गांधी जी का डेथ क्यों हुआ, नाथूराम गोडसे क्यों मारा है, तो ये भी पार्टीशन का ही रिजल्ट है। समझे? और उसके बाद नेहरू जी का रेजुलेशन पास करना कि कोई बात नहीं है, मुस्लिम यहाँ पे यदि रह गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो रहे, क्योंकि इंडिया ने यानी कि कांग्रेस ने कभी भी 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया है। तो इसलिए हम रेजुलेशन पास करते हैं, जितना मुसलमान को रहना है वो रह सकता है, प्रोटेक्शन। बात समझे? क्योंकि 2 नेशन थ्योरी कभी भी कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। 2 नेशन थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेके चला है मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग। तो लिखो स्टूडेंट इसमें इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन। इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन। इशू ऑफ रेफ्यूजीज। रिफ्यूजी का क्राइसिस, समझे? अब देखो वही, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे लिख लो वेस्ट पंजाब, यहाँ पे लिख लो ईस्ट पंजाब। यहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से लोग आ रहे हैं। तो ये जो बॉर्डर एरिया है, ये जो बॉर्डर एरिया से लगभग यहाँ पे 10 मिलियन पीपल ट्रैवल कर रहे हैं बाय फुट। 10 मिलियन पीपल, 1 करोड़ आदमी। हाँ, इसी में लिखोगे कि जितने भी मुस्लिम माइग्रेट किए, मुस्लिम जो माइग्रेट करके चले गए, जितने भी मुस्लिम माइग्रेट करके चले गए पाकिस्तान साइड, तो इसका वैकेटेड लैंड होगा, खाली लैंड होगा ना, तो इसको यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप बनाया गया। किसके लिए रिफ्यूजी कैंप बनाया गया? जो वेस्ट पंजाब से ईस्ट पंजाब की तरफ आ रहा था, समझे? जो वेस्ट पंजाब से ईस्ट पंजाब की तरफ आ रहा था, उसके लिए। इतना ही नहीं, भारत ने भी मदद किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने। देखो रिफ्यूजीज़ के लिए स्पेशली जो सिंध से लोग आए थे, सिंध से भी बहुत सारे हिंदूज लोग होंगे ना, जो सिंध से जो आए थे रेफ्यूजीज, वो पूरा हमारा वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड हो गए। वेस्टर्न इंडिया में यानी कि वही पंजाब सब में स्प्रेड हो गए, पंजाब में स्प्रेड हो गए, फैल गए। और स्टूडेंट इसमें यदि बात करूं मैं, तो दिल्ली देखो, दिल्ली में बहुत सारा ही रिफ्यूजी कैंप लगाया गया था। लॉट्स ऑफ रिफ्यूजी कैंप्स इन दिल्ली, समझे? अब करे तो करे क्या, सब बेचारे बेघर है तो भारत के ही आदमी लोग। तो सरकार भी देखो, सरकार ने भी सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं किया है। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट ने 4 हेक्टेयर जमीन दिया है पर फैमिली। बड़ी बात है, पर रेफ्यूजी, पर फैमिली। एक फैमिली का मान लो बहुत सारे रेफ्यूजी है तो 4 हेक्टेयर जमीन दिया है। इतना ही नहीं विद्यार्थी लोग पैसा भी दिया है सीड्स और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, ताकि वो फार्मिंग कर सके।
तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा है, सरकार की तरफ से भी सहयोग मिला है ना। मनी टू बाय सीड्स एंड इक्विपमेंट्स, ताकि फार्मिंग कर सके। तो ये सब तुम्हारे रेफ्यूजी से रिलेटेड है, इसलिए एक साथ लिखे हम, बात समझो। इश्यू ऑफ रेफ्यूजीज, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बॉर्डर एरियाज, 10 मिलियन पीपल। मुस्लिम जब पाकिस्तान में चले गए इंडिया की तरफ से, तो बहुत सारा उसका प्रॉपर्टी वैकेटेड हो जाएगा ना, लैंड वैकेटेड हो जाएगा, उसको रिफ्यूजी कैंप बनाया गया भारत में, क्योंकि भारत के बहुत सारे मुस्लिम उधर चले गए। सिंध के जो रिफ्यूजी है वो वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड हो गए। दिल्ली में भी बहुत सारा कैंप बनाया गया रिफ्यूजीज़ के लिए, और भारत सरकार ने भी मदद किया ताकि रिफ्यूजी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। पूरा तो सॉल्व नहीं होगा, लंबा रहेगा दर्द ये, मैं कोशिश किया है तत्कालीन सरकार ने भी। अच्छा, अब यही रिफ्यूजीज़ को लेके, जैसे मान लो कि यदि मुस्लिम रिफ्यूजीज़, क्योंकि अब दंगा हो ही रहा है ना, स्थिति बहुत ख़राब है। कोई मान लो कि पाकिस्तान मुस्लिम लोग यहाँ पे रह रहा है बॉर्डर एरियाज़ के आसपास, कोई बोल देगा मुस्लिम है तो फिर मार देगा पकड़ के। तो इसलिए पंडित नेहरू को, हाँ इसमें कह सकते हो, नेहरू जी ने रेजुलेशन पास किया अब माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए, कि जितने ही मुस्लिम रह गए और रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा लिया? क्योंकि इनका स्टैंड था कि कांग्रेस ने कभी टू नेशन कॉन्सेप्ट स्वीकार ही नहीं किया, और कांग्रेस चाहता है कि कंट्री जो इंडिया है वो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री रहे। नेक्स्ट सोच, तो लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज, समझ गए स्टूडेंट? हाँ, पंडित नेहरू। तो ये तो हो गया। अब देखो इफेक्ट ऑफ पार्टीशन में हमें ये भी समझना है कि पार्टीशन ऑफ पंजाब अब वर्सेस पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसमें क्या अंतर है? अंतर तो स्पष्ट पता चल ही गया होगा तुम लोग को, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। क्योंकि पाकिस्तान जो बनेगा तो या तो इस तरफ का पाकिस्तान रहेगा, ईस्ट वाला रहेगा, और उधर वेस्ट वाला रहेगा। दोनों में बहुत अंतर है ना, हम दोनों में बहुत अंतर है। एक तो देखो पंजाब का जो पार्टीशन हुआ वो ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद हुआ, यानी कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त के बाद हुआ, 16 अगस्त को हुआ है, और ये पहले ही हो गया था। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। यानी कि यहां पे लिखोगे स्टूडेंट, अनाउंसमेंट, यानी कि पार्टीशन ऑफ पंजाब लिख रहा हूं तो मैं पंजाब का ही बात कर रहा हूं। अनाउंसमेंट मेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यहां पे क्या हुआ कि अनाउंसमेंट जो हुआ बिफोर इंडिपेंडेंस, एक डिफरेंस ये। पंजाब देखो, पंजाब को नो एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनल टेंशन, कम्युनल कन्फ्लिक्ट का कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। और हम जानते हैं कि बंगाल को लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा है। पार्टीशन ऑफ बंगाल देखो ना, एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनल टेंशन। अंतर समझ में आ रहा है ना? दो अंतर हो गया। अब यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ही केवल है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिंदू तो है, मुस्लिम है, बट सिख कम्युनिटी भी है। बताओ, जब सिख कम्युनिटी होगा, एक कम्युनिटी और एडिशन है, और मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि सिख को भी उधर से मार के दौड़ाया जाएगा। और सिख का क्या है कि सिख हमेशा क्लोजर रहा है हिंदू से शुरुआत से, क्योंकि बिल्कुल भक्ति मूवमेंट का ही रिजल्ट है सिख।
जान रहे हो, गुरु नानक जी। तो सिख हमेशा क्लोजर रहे हैं, ये सिख क्या रहे हैं, हिंदूज के क्लोजर रहे हैं, हिंदूज के क्लोजर रहे हैं। अब मुस्लिम से हमेशा वो बैरी रहा है सिख को। तुम उठा के देख लो पूरा हिस्ट्री। औरंगजेब ने कितना, जानते हो, गुरु है ना, तो जो गुरु थे वहाँ के, उनको मारा था, सर कलाम कर दिया था, इसलिए खुन्नस तो था। और दूसरी बात, ये खुन्नस हमें 1857 के रिवोल्ट में भी दिखता है, जब कहा गया कि बहादुर शाह जफर को बनाया जाएगा एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, तो सिख ने सपोर्ट नहीं किया, सिख रेजिमेंट ने ब्रिटिश को ही सपोर्ट किया है। तो हम हिस्ट्री को भी खंगाल के देखेंगे तो मुस्लिम से तो नहीं बनता था सिख का, सिख हमेशा क्लोजर रहा है हिंदू को लेकर। अब दिक्कत पता है सिख का दिक्कत क्या हुआ। अब सिख का जो सबसे ऑस्पिशियस जगह है, जो सबसे सेक्रेट जगह है, जो सबसे सेक्रेट प्लेस है, वो है तुम्हारा नानका साहिब। नानका साहिब, नानका साहिब क्यों? क्योंकि नानका साहिब बर्थ प्लेस है गुरु नानक का, जो गुरु नानक ने बनाया है सिख को। तो जाहिर सी बात है नानका साहिब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखते हो ना, बिहार का जो पटना है कितना इंपॉर्टेंट है सिख के लिए, गुरु गोविंद सिंह के लिए। तो इसलिए नानका साहिब सबसे ऑस्पिशियस प्लेस है। और दुर्भाग्य की बात है, जिस चीज़ के लिए अभी भी राजनीति होता है विद्यार्थी लोग, नानका साहिब चला गया वेंट टू पाकिस्तान, इस चीज़ का खुन्नस। और दूसरी बात यह है, हर पॉइंट में लिखा नहीं सकता हूँ, समझो मेरा लिमिटेशन। और दूसरी पॉइंट ये है कि देखो पंजाब में जो लोग हैं, जैसे हिंदू लोग हैं, चलो यहाँ पे ये लिखा सकता हूँ मैं, देखो पंजाब का जो हिंदू है वो मनी लैंडर था, मनी लैंडर है, पैसा बहुत है उसके पास, मनी लैंडर्स, मर्चेंट्स। और जो बंगाल का जो हिंदू था वो बहुत ही एजुकेटेड था, क्योंकि बंगाल शुरू से जानते हो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आगे रहा है, तो जाहिर सी बात है हिंदू वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे। तो यहाँ पे जो हिंदू थे बहुत ही एजुकेटेड थे, ये भी बहुत बड़ा अंतर है कि वहाँ के जो हिंदू थे मनी लैंडर्स थे, मर्चेंट्स थे, और यहाँ के हिंदू बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे। अब देखो इससे रिलेटेड है, ये लोग अपना ढेर सारा पैसा लगाया था, और वेस्ट पंजाब जो है, जो पाकिस्तान में चला गया, वो बहुत ही सुंदर इरिगेटेड लैंड है, इंडस रिवर का बेसिन बनता है वहाँ पे, बहुत सुंदर एरिया है। कनाल कॉलोनीज बनाया था ये लोग, बहुत सुंदर बनाया था, कैनाल का बहुत अच्छा बिछाया था नेटवर्क, और सब उस तरफ चला गया था, इसलिए भी हताशा। तो मनी लैंडर्स को इसलिए भी हताशा हुआ क्योंकि जो कैनाल कॉलोनीज सब था, ऐसे लिख सकते हो, कैनाल कॉलोनीज क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट करके बनाया था, वो सब तुम्हारा उधर चला गया। और वेस्ट पंजाब में बहुत ही अच्छा इरिगेटेड लैंड है, बहुत सुंदर लैंड, उधर चला गया, तो कष्ट तो होगा ना, इसी से खुन्नस था। एक तो देखो रिलीजियस एंगल से भी, बिजनेस एंगल से भी, इकोनॉमिक एंगल से भी प्रॉब्लम हुआ है सिख को। समझ, ये सब असर है विद्यार्थी लोग, ये फैक्ट है, समझे ना, जो पार्टीशन हुआ। और देखो दोनों का डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें देखते हैं स्टैंड, देखते हैं इसमें स्टैंड देखेंगे हम लोग गांधी जी का। मिटा देना ये, हाँ लिखते रहोगे, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट वहाँ पे लिखते रहोगे। अब देखो, जब बात था कि इंडिया और पाकिस्तान होगा, समझे, अब पता चल गया कि इंडिया पाकिस्तान होना ही है, अनअवॉइडेबल है, होगा ही होगा, क्योंकि पटेल जी और नेहरू जी भी बोल दिए थे कि पार्टीशन तो होना ही है। तो इस चीज़ को लेके अगेंस्ट पार्टीशन गांधी जी फास्टिंग पे चले गए, गांधी जी अनशन पे चले गए। बात समझे, गांधी जी अनशन पे चले गए थे अगस्त को, अगस्त वही 1947। उसके बाद देखो कलकत्ता का स्थिति बहुत खराब था स्टूडेंट, पहले ये भी लिख लो, कम्युनल जो जोन बना है ये जरूर लिखना तुम लोग, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगा हुआ है, तो अमृतसर है, लाहौर है,
और कलकत्ता है, यहाँ बहुत ज़्यादा ही नरसंहार हुआ है। तो पार्टीशन, क्योंकि गांधी जी तो कभी चाहते ही नहीं थे कि भारत का बंटवारा हो, कभी नहीं चाहे। इनफैक्ट बंटवारे से पहले ही बोले थे कि यदि बंटवारा होना होगा तो हमारे डेड बॉडी के ऊपर होगा, यही बोले थे। बट बाद में हो गया तो गांधी जी क्या बोले? गांधी जी बोले कि ठीक है, मैं फिर भी मिल के रहेंगे, ब्रदर्स के रूप में रहेंगे, दिल से हम लोग नहीं हो रहे हैं। गांधी जी का कोशिश था कि यूनिटी को मेंटेन रखें, मगर परिस्थिति ही ऐसा क्रिएट हुआ कि होना पड़ा इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन। तो पार्टीशन को लेकर गांधी जी फास्टिंग में चले गए, कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में। और जान के हैरान हो जाओगे विद्यार्थी लोग, तुम लोग, गांधी जी का ये सबसे बड़ा वेपन है फास्टिंग, और ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है थ्रू आउट द लाइफ। जब जब गांधी जी अनशन पर बैठे हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। अब देखो, जब गांधी जी फास्टिंग पर गए तो उस समय कलकत्ता का स्थिति बहुत खराब था, बहुत खराब था। इनफैक्ट यहाँ पे कोई आर्मी लगाओ, पुलिस लगाओ, सब फेलियर है। पुलिस प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल कर गया दंगा को कंट्रोल करने में, क्योंकि कलकत्ता क्या है? एक एपिक सेंटर है, एपी सेंटर है तुम्हारा कम्युनल वायलेंस का। तो गांधी जी पहले तो किए फास्टिंग इस चीज के लिए, अगेंस्ट द पार्टीशन। फिर गांधी जी कलकत्ता में जो मासाकार हो रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए भी गांधी जी ने फिर नेक्स्ट फास्टिंग भी रखा, फिर नेक्स्ट फास्टिंग किए फॉर दिस कॉज, और कम्युनल वायलेंस कम हुआ है। रिजल्ट क्या हुआ? जब नेक्स्ट फास्टिंग किए तो जो वायलेंस है काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ, क्योंकि गांधी जी फिर भी अभी भी एम्बेसडर है, गांधी जी का बात अभी भी माना जाता है, गांधी जी का जो मैसेज है अभी भी लोग फॉलो करते हैं। और बड़ी बात है कि इतना कम्युनल वायलेंस में घुस गए वो, और वहाँ अनशन पर बैठ गए, ये भी बड़ी बात है। अब देखो, अब इनका जो नेक्स्ट फास्टिंग होगा वो इनके जीवन का लास्ट फास्टिंग होगा। और ये इनका जीवन का लास्ट फास्टिंग होने जा रहा है। अब ये जो फास्टिंग किए ना, ये काम गड़बड़ा दिया, यहाँ का जो मिलिटेंट ग्रुप सब है उसको पसंद नहीं आया। अब ये जो फास्टिंग किए हैं, ये फर्स्ट फास्टिंग समझे, सेकंड फास्टिंग। अब इसके बाद जो फास्टिंग होगा, फर्दर जो फास्टिंग होगा, यहाँ से ऐसे कर दो, ये जो फर्दर फास्टिंग करेंगे गांधी जी जनवरी 1948 को। अब ये क्यों किए थे फास्टिंग? यही विवादित चीज़ है गांधी जी का, और यहीं पे लोग पसंद नहीं करते गांधी जी को। ये फास्टिंग इसलिए किए थे गांधी जी ताकि जो भारत का जो सरकार है वो क्या करे, पाकिस्तान के सरकार को पैसा दे दे जितना उसका ड्यू बनता है, क्योंकि वो भी कंट्री नया कंट्री है, उसको भी चलाना है। इस चीज़ के लिए फास्टिंग किए थे। यानी कि इसमें गांधी जी डिमांड करना चाह रहे थे, डिमांडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव ड्यू फंड्स टू पाकिस्तान। और ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुआ यहाँ के लोगों को, ठीक है। ये नॉट लाइक्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप्स। यहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स है पसंद नहीं आया, और भी बहुत सारे इंडिविजुअल को पसंद नहीं आया। फलस्वरूप क्या हुआ, नाथूराम गोडसे ये क्या किया, किल्ड गांधी जी, शॉट एट। क्यों किया? क्योंकि ये बिल्कुल खुश नहीं थे कि पाकिस्तान के कॉज के लिए आपको फास्टिंग करने की क्या जरूरत है। अगेंस्ट द फास्टिंग फॉर पाक कॉज, क्योंकि ये इसने पूरा भारत को बर्बाद किया। ये लोग मार रहा है पकड़ के हिंदू को, तो इसके लिए फास्टिंग करने की क्या जरूरत है आपको? और हालांकि वार्निंग आ चुका था पहले ही, जब फास्टिंग में बैठे थे वार्निंग आ चुका था गांधी जी को, मिलिटेंट ग्रुप सब धमकाना शुरू कर दिया था, मत करिए फास्टिंग। और गांधी जी जिद्दी है, और यही गांधी जी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। मगर
गांधी जी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी देश के लिए समर्पित हो गए, चले गए। मगर देखो अच्छी बात है कि इनके जितने भी फॉलोअर्स थे जो इनसे ज्ञान लिए हैं, राजनीति में आगे गए हैं, जैसे पटेल जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, नेहरू जी हो गए, इन्होंने जनता से आह्वान किया कि गांधी जी का जो प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस उसको मेंटेन किया जाए इवन आफ्टर द डेथ ऑफ गांधी जी। दंगा होने नहीं देखे, बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा ना यहाँ से। यदि नेशनल फादर ऑफ नेशन का यदि किसी ने हत्या कर दिया तो देश तो पूरा फिर टर्मोइल में चला जाएगा। एक तो देश पहले से गुजर रहा है। तो नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर लिया। तो ये भी श्रेय जाता है इन लोग को ऐसे परिस्थिति में, समझ गए ना। तो देख रहे हो ना, गांधी जी का डेथ भी रिजल्ट है पार्टीशन का। बहुत कुछ हुआ है स्टूडेंट, चलो इसको लिख लो। हाँ, अब देखो ये हो गया, और उसके बाद जान ही रहे हो तुम लोग आगे जो भी बना है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना है। और कल के क्लास में, पिछले क्लास में बताए थे कौन सा एरिया उधर गया, कौन सा एरिया उधर गया। ये सब इम्पैक्ट है, समझे, ये ऑल आर इम्पैक्ट। और एक इम्पैक्ट और मैं जरूर बोलना चाहूँगा, वुमेन जो थी, महिला, वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट सफरर थी, वर्स्ट सफरर थी। वो गदर मूवी में दिखाया गया कैसे अमीषा पटेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसमें देखे हो ना। हाँ, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड ये इंसिडेंट ट्रू इंसिडेंट है, उस समय का स्थिति ऐसा था। देखो, उठा लिया गया, एब्डक्टेड, रेप्ड, forced to marriage, conversion, religion conversion, ये सब चीज़ किया गया। तो बहुत ही बुरा हुआ है। और देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किस तरह लिंक है? जो कम्युनिस्ट पार्टी है भारत का, देखो ये पार्टी को कम मत समझना बच्चे लोग। ये पार्टी भले ही अपना साख खो दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में, जानते हो, लास्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, मगर कम्युनिस्ट पार्टी फिर भी भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा था। स्पेशली तेभागा मूवमेंट याद करो, तेभागा मूवमेंट जो कि तेलंगाना में हो रहा था। और तेलंगाना उस समय, यानी कि तेलंगाना मतलब हैदराबाद है ना। हैदराबाद क्या है? प्रिंसली स्टेट। तो वहाँ पे जो मनी लैंडर जो था, यानी कि जो जमींदार था, जमींदार और जो वहाँ के जो किसान थे, उस बीच में युद्ध चल रहा था। तो उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट ने बहुत ही बेजोड़ काम किया है तेभागा मूवमेंट में, और किसान को अपना हक दिलाया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी चमका है आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। और इनफैक्ट तुम फर्स्ट जनरल इलेक्शन देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी, बुरा हालत नहीं है उसका। हाँ, बुरा हालत नहीं है उसका। हाँ, कांग्रेस तो कांग्रेस ही कांग्रेस। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताएंगे तो बताएंगे कांग्रेस ही क्यों इतना आगे निकल गया। हाँ, एट द सेम टाइम देखो, वही पिजन का कॉज उठाया इसने, लेबर का भी कॉज उठाया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब ही है लेबर का मुद्दा उठाना। लेबर का मुद्दा उठाया, विद्यार्थी का मुद्दा उठाया बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में। और कहीं ना कहीं इसको भी लाइमलाइट मिला है कम्युनिस्ट पार्टी को आफ्टर द पार्टीशन। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टूडेंट, ये भी एक रीज़न है कि 1946 के आसपास देखोगे, 1946 में तेभागा मूवमेंट हुआ, ये लिख लो, ठीक है। 1946 में तेभागा मूवमेंट हुआ, वो कंटिन्यू होगा। तो मुस्लिम लीग को ना, अब कहो कि एक तो देखो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को कभी सीरियस ही नहीं लिया, वो भी एक रीजन है पाकिस्तान बनने का। एक, क्योंकि सीरियस यदि मोहम्मद अली जिन्ना का बात सीरियस यदि लिया जाता तो हो सकता है कि मे भी रिजल्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता। तो उस समय कांग्रेस के ऊपर और भी प्रेशर था, ये कम्युनिस्ट पार्टी लोग जाके सपोर्ट कर रहा था उधर, कम्युनिस्ट पार्टी लोग और भी एजेंडा उठा रहा था। तो कांग्रेस के ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि किसको, मुस्लिम लीग को देखे कि नीचे देखे कि उधर देखे कि उधर देखे। बात समझे, ये भी एक रीज़न है तेभागा मूवमेंट
जिसके वजह से वो पूरा मुस्लिम लीग के एस्पिरेशन को कंसंट्रेट नहीं कर पाया कांग्रेस, ऐसा कहा जाता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन, खत्म हो गया पार्टीशन का, समझ गए ना। अब हम लोग ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक का बात करेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। बच्चे लोग जानते हो कि 1946 में इलेक्शन हुआ है और वेबल ने बोला था ना कि इलेक्शन लो, इलेक्शन लड़ो, फिर जीतोगे, जिस हिसाब से जीतोगे उस हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा और फिर कैबिनेट मिशन के अंतर्गत तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगा। याद है ना ये सब चीज़। तो यहाँ पे देखो हम लोग देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये कॉन्सेप्ट किसने लाया था बताओ तो, कि भारत में एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। एम एन रॉय का ब्रेन चाइल्ड था शुरू में। अच्छा, संविधान में भारत भी संविधान बना सकता है, ये कहाँ से आया था? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, सही बात है ना। नेहरू रिपोर्ट जो साइमन कमीशन को हम अपोज किए थे और बोले थे ना कि इंडियंस भी बना सकता है संविधान, वो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ही है, नेहरू रिपोर्ट। अब फिर यही नेहरू रिपोर्ट को किया गया ना जी, कहाँ पे किया गया? पूर्ण स्वराज, हाँ, लाहौर 1929। और फिर 26 जनवरी 1930 में झंडा फहराया गया था, करेक्ट। एनीवे सबसे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हुआ है तुम्हारा वेबल प्लान। वेबल ने क्या बोला था देखो, कि एक काम करो, वेबल बोला ठीक है हम अग्रीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है इंडियंस तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, बट उससे पहले एक काम करो 1946 का इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ो, वही प्रोविंस, देखो प्रोविंस से ही चुन के जाएंगे, वही प्रोविंशियल इलेक्शन। हाँ, ये इलेक्शन दोनों ही था ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन था और प्रोविंशियल भी इलेक्शन था। तो प्रोविंशियल इलेक्शन में जहाँ तो कांग्रेस जीता है और इनफैक्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जीता है वो। हाँ, कितना सीट जीता था? हाँ 57 ना, 57 आउट ऑफ 102। अच्छा 102 कर लेना, पिछले क्लास में मैंने 102 और 103 बोला था ना, 102 होगा, 102 कर लो उसको। अच्छा, प्रोविंशियल इलेक्शन जो होगा, अच्छा ये जो इलेक्शन हुआ था किसके टर्म्स से? 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से हुआ था, 1935 के हिसाब से नहीं हुआ विद्यार्थी लोग। अब देखो ये हुआ तो हुआ, उसके बाद कहा गया कि कैबिनेट मिशन के हिसाब से। कैबिनेट मिशन जानते हो ना कब बनाया गया था? हाँ, जब रॉयल म्यूटिनी हुआ, नेवल रॉयल म्यूटिनी हुआ था ना जी। नेवल म्यूटिनी कब हुआ था? 18 फरवरी 1946, बिल्कुल। तो अगला दिन ही इंग्लैंड में कैबिनेट मिशन बना है, अब फिर 1 महीना बाद भारत में भेजा गया। और ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आय का संविधान बनाने के प्रोसेस के लिए, कैबिनेट मिशंस, ठीक है। यानी कैबिनेट मिशन के प्लान के हिसाब से बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समझे। अब यहां पे देखते हैं, ओरिजिनली देखोगे, ओरिजिनली कितना सीट था यहां पे? ओरिजिनली कहोगे तो यहां पे सीट था 389 सीट्स ओरिजिनली। पर जानते हो कि मुस्लिम लीग ने बोला कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। जब मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ सीट का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। और जब सीट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो सीट कितना बन के निकला? 299 सीट्स। और 299 सीट्स में देखो स्टूडेंट, 70 सीट जो होगा वो प्रिंसली स्टेट के लिए होगा और 229 जो सीट्स होगा वो इंडियन प्रोविंस के लिए होगा, जो कि ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में रहा है। और प्रिंसली स्टेट तो नहीं रहा है, प्रिंसली स्टेट क्या है? सुजेनिटी बस है, कंट्रोल बस है। तो 229 सीट्स किसके लिए? इंडियन प्रोविंस रिप्रेजेंट करेगा। और 70 जो सीट है कौन? प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें देखोगे, ये देखोगे टोटल, देखोगे ना टोटल 299 सीट्स है ना, इसमें 82% जो है
वो फ्रॉम कांग्रेस, वो कांग्रेस से आता है, तो बात समझ लो, वो कांग्रेस से 82%। और फायदा क्या है कांग्रेस से होने का, तो कांग्रेस में देखो सभी टाइप के लोग सब है, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, सभी लोग हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ब्रॉड सोशल बेस है, इसमें बहुत अलग अलग लोग इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रॉड सोशल बेस। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, क्योंकि कांग्रेस देखो, कांग्रेस बच्चा है अपने आप को हिंदू पार्टी बोलने से, अंतिम तक बच्चा है। ये बात सही है कि नहीं है बताओ तो? बताओ, मौलाना आज़ाद साहब फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं भारत के, तो आ रहा है समझ में ना? और नेहरू जी ने ये भी बोला, रेजोल्यूशन पास किया ना नेहरू जी ने, वही रेफ्यूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनॉरिटी रेफ्यूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कांग्रेस ने कभी 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो ब्रेन चाइल्ड था मुस्लिम लीग का, मोहम्मद अली जिन्ना का। तो ये तुमको दिखेगा कि हर कास्ट का लोग, हर रिलीजन का लोग तुमको अच्छा खासा कांग्रेस में दिख जाएगा। यही कारण था कि 82% लोग कांग्रेस से थे। और इसमें भी यदि प्रोफेशन देखोगे तो सभी लुमिनरी प्रोफेशन से थे, यानी कि सभी लॉयर सब थे, लॉयर्स। अब लॉयर का ही जरूरत है संविधान बनाने के लिए, राइट फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद से लेके देखो पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी 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 मैक्सिमम तुमको लॉयर प्रोफेशनल वाले लोग ही मिलेंगे, क्योंकि उनका ही जरूरत था। बात समझे? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से साथ साथ जानते हो इंटरिम गवर्नमेंट भी बना है पैरेलल चलाने के लिए, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा, जनरल इलेक्शन, तब तक इंटरिम गवर्नमेंट चलेगा। इंटरिम गवर्नमेंट को कौन हेड करेगा? पंडित नेहरू जी। हाँ, तो यहाँ पे देखो पैरेलल देखोगे, पैरेलल क्या चल रहा है? इंटरिम गवर्नमेंट भी, इंटरिम गवर्नमेंट भी, इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय नेहरू। नेहरू ने अपना लिस्ट निकाला, ठीक है, नेहरू जी ने अपना लिस्ट निकाला स्टूडेंट, 13 कैबिनेट मिनिस्टर का, 13 कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ठीक है। अब कैबिनेट जानते हो ना कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपना कैबिनेट खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए मोदी जी शुरू में रिसफल करते थे ना कैबिनेट को, अभी खैर करना छोड़ दिए हैं। 13 कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसमें देखोगे तो जान के हैरान हो जाओगे तुम लोग, कांग्रेस से जब नहीं कि कांग्रेस को ही दिए हैं, कांग्रेस को भी दिए हैं और जो नॉन कांग्रेसी था उनको भी दिए हैं। ये बड़ी बात उस समय, जबकि ये नॉर्मली नहीं होता ये चीज़। जैसे कांग्रेस से मैं कहूँ तो कांग्रेस से वही पटेल जी को मिला, मौलाना आज़ाद साहब को मिला, और नॉन कांग्रेस मेंबर भी है इसमें। नॉन कांग्रेस मेंबर में B.R. अम्बेडकर जी आएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, समझे? हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत बड़ा नाम है। और उतना ही नहीं, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन K.T. चेती, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इनको भी, ये बिजनेस क्लास से आते थे, इनको भी रखा गया था कैबिनेट में। तो इससे तो हमें समझ में आता है कि चलो कांग्रेस में ब्रॉड बेस तो है ही, साथ साथ कैबिनेट में भी जरूरी नहीं कि कांग्रेस का ही है, बाहर का भी लोग है। ये खासियत है, किसी भी सरकार के लिए ये बहुत खासियत हो सकता है। हाँ, उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होगा फिर तय होगा, अभी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। और जानते हो कि जब जनरल इलेक्शन होगा B.R. अम्बेडकर अपने सीट से हार जाएंगे, दुर्भाग्य की बात है इस कंट्री के लिए। ये समझ में आया ना तुम लोग को कि कांग्रेसी भी लोग हैं, नॉन कांग्रेसी भी है, और बहुत सारा महिलाओं को भी, दलित सबका भी रिप्रेजेंटेशन है इसमें। हाँ, वो चला गया, इंटरिम चला गया, वो छोड़ दिया, उधर चला गया, वो डेडलॉक, हाँ डेडलॉक छोड़ दिया गया, उसको हटा दिया गया। हाँ, हट गया बाबू, डेडलॉक आया, इटली का वो आया ना जी, हाँ, उसके बाद वो हट गया वो लोग से। मैं आए के बोल रहा हूँ, अभी ये पैरेलल चलेगा ना दोनों चीज़। अब देखो तुम लोग खुद सोचो
कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अच्छा ये मिटा दे पहले, हाँ इसको मिटाना जरूरी है। अच्छा कब बैठा, फर्स्ट सेशन कब बैठा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? हाँ 9 दिसंबर 1946 को ये पहला मीटिंग हुआ था। जो फर्स्ट मीटिंग हुआ है वो कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। तब से शुरू पीरियड। और उस समय जो प्रोविजनल जो प्रेसिडेंट थे कह सकते हो, और ये कॉन्सेप्ट हम लोग फ्रांस से लिए हैं उस समय। प्रोविजनल जो प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन हेड करेंगे, जस्ट लाइक ए चेयरमैन। तो वो कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनका कंट्रीब्यूशन है बिहार को बनाने में भी। सबसे ओल्ड मैन थे। देखो फ्रांस का कन्वेंशन क्या है कि यदि सबसे जो सीनियर मोस्ट पीपल हो, जो सीनियर मोस्ट हो कैंडिडेट, उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाए फॉर टाइम बिंग, जब तक फिर से रीचुनाव ना हो जाए, री इलेक्शन ना हो जाए। तो ये फ्रांस का कन्वेंशन हम लोग यूज़ किए थे और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था बस 2-3 दिन के लिए। बात समझे। और इनका कंट्रीब्यूशन मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ 1912 में। कहाँ से? बंगाल से। और जो बिहार जो राज्य है, बिहार एज ए स्टेट, फिर उड़ीसा से कब सेपरेट हुआ है? 1936 में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, है ना, 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल इसी टाइम में होता है। और ये जो इफेक्ट है 1 अप्रैल 1936 से ये शुरू हो गया, अनाउंसमेंट हुआ उसमें। लीगल इफेक्ट कहोगे 1 अप्रैल 1936 से शुरू हो गया। एक राज्य, बिहार राज्य। हाँ, बिहार के अंदर झारखंड है अभी भी। तुम लोग हैरान हो जाओगे जान के विद्यार्थी लोग कि झारखंड का जो मांग है 1928 में था। उस समय एक बहुत बड़े एथलीट थे जयपाल सिंह, उन्होंने मुद्दा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उठाया था। जयपाल सिंह थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, भारत के एथलीट रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिमांड किए थे कि बिहार से झारखंड अलग हो जाना चाहिए। बताओ 1928 का जो एस्पिरेशन है वो बाद में जाके अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 2000 में जाके पूरा हुआ। तो कहेंगे कि ट्राइबल एस्पिरेशन का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बात समझे? तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन बने? ये तो हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग देखोगे, है ना, यहां से मैं खींच देता हूं, 11 दिसंबर। ये सब पीरियड इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी लोग। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब तक संविधान पूरी तरीके से लागू ना हो जाए। आज जैसे संविधान लागू हो जाएगा उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो यानी कि 11 दिसंबर से लेके कह सकते हो 25 या 24 कह सकते हो। सेशन कब चला है? 9 से लेके तुम्हारा 24 जनवरी तक चला है। तब तक वो क्या रहेंगे? प्रेसिडेंट रहेंगे। समझ गए स्टूडेंट? अच्छा, अब यहां पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 कमिटीज बनाया, 22 कमिटीज बनाया। हाँ, 22 कमेटी बनाया, और जिसमें 13 कमेटी जो था वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये 22 कमेटी क्या है? फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है कि संविधान कैसे बनाया जाए। और उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो और कोई नहीं, बी आर अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी उसमें एक आएगा, उसके जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी थे। और बहुत ही अच्छा डिबेट करते थे ना बी आर अम्बेडकर जी, बहुत सुंदर डिबेट करते थे। अब मामला उठा कि गांधीयन प्रिंसिपल पंचायती राज का, तुरंत अपोज कर दिए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ठीक है, ब्रिटिश मॉडल ऑफ गवर्नेंस ही ठीक है। पंचायती राज होगा फिर दलित को वहां डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा नीचे, पंचायती राज नहीं होना चाहिए। बताओ गांधी जी का बात डीपीएसपी में रखा गया कि नहीं रखा गया?
तो अंबेडकर जी ने यहाँ पे विरोध किया है, अपोज्ड पंचायती राज एंड विलेज काउंसिल, क्योंकि उनके हिसाब से ये क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी। हाँ, समझ गए स्टूडेंट। इसलिए अंबेडकर जी बोले क्या होना चाहिए, ब्रिटिश मॉडल ही होना चाहिए। तो फाइनली हम लोग ब्रिटिश मॉडल ही, और भी बहुत सारे लोग थे बोलने वाले, तो ब्रिटिश मॉडल ऑफ गवर्नेंस को ही एक्सेप्ट किया। वही वेस्ट मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जानते हो, वही स्वीकार हुआ। भारत का संविधान उसी तरह बनाया गया है। अभी है कि नहीं बताओ, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और इसमें कहा है कि बिल्कुल एक नॉमिनल हेड भी होगा, जस्ट लाइक इंग्लैंड, जस्ट लाइक यूके। जैसे यूके में क्या है, राजा रानी, क्वीन और किंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं यहाँ पे जो नॉमिनल हेड होगा वो चुन के जाएगा, भले वो इनडायरेक्टली चुन के जाए, क्योंकि हम मोनार्क वाला सिस्टम हम भारत में नहीं लगाएंगे जो बात। तो नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट था, और ये नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट भी लिया तो यूके से लिया, मत तरीका क्या है, थोड़ा डिफरेंट। नॉमिनल हेड, जिसको हम लोग कहेंगे प्रेसिडेंट। समझ गए स्टूडेंट, ये सब मुद्दा। हाँ, कितना सेशन चला है, तो 12 राउंड ऑफ सेशन चला है। 12 राउंड ऑफ सेशन चला है। और स्टार्टिंग कब से हुआ बच्चे लोग, 9 दिसंबर से ही शुरू हो गया पीरियड। हाँ, 9 दिसंबर से लेके कह सकते हो 24 जनवरी 1950। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान बनने में लगभग 3 साल लगा। हाँ, लगभग 3 साल कह ही सकते हो ना स्टूडेंट, 2 साल 11 महीना कुछ समथिंग है ना, 18 दिन। तो ये पीरियड देख सकते हो तुम लोग। अब देखो 12, अच्छा मुद्दा, बहुत सारा मुद्दा था, बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा पे डिबेट होगा। लैंग्वेज पे डिबेट होगा, ट्राइबल इंटीग्रेशन पे डिबेट होगा, समझे ना, रिजर्वेशन पे डिबेट होगा, बहुत सारी चीज पे डिबेट होगा। मिटा दे ये चीज। अच्छा चलो ठीक है, अंबेडकर जी बोले, मगर देखो पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल ने पूरा अपोज किया है कि ये कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं होगा भारत में। अब यही कम्युनल इलेक्टोरेट वजह से पाकिस्तान बना है। अगेंस्ट, यानी कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये नहीं हो सकता। अगेंस्ट कम्युनल इलेक्टोरेट पुरजोर विरोध किया है। इनफैक्ट उस समय बहुत सारे महिला डिबेटर भी थी, उन्होंने भी, वो मुस्लिम महिला डिबेटर, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सही बोल रहे हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो जब भारत आज़ाद हुआ, जब जनरल इलेक्शन हुआ, तो कम्युनल इलेक्टोरेट कहीं नहीं है, जनरल इलेक्शन। और जो 10% का जो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था कि 10% ही लोग अपना फ्रेंचाइजी को एक्सरसाइज कर सकते हैं PET के बेसिस पे, वो भी खत्म कर दिया गया। भारत में चाहे जितना भी लिटरेट हो, इलिटरेट हो, उसका कोई मतलब नहीं। हर नागरिक यदि जिसका 21 साल से ज़्यादा उम्र है वो वोट दे सकता है। शुरू में 21 साल का कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट। राजीव गांधी ने क्या किया, उसको 21 साल से 18 साल किया था, और अभी मांग है कि 16 साल किया जाए। ठीक है, और बहुत सारे वर्ल्ड में प्रैक्टिस है, ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं है वर्ल्ड में कि 18 साल बाद ही इलेक्शन देना होता है, कई जगह पे 16 साल भी है। समझ गए ना। हाँ, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग मुद्दा। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सभा चल रहा है, सेशन चल रहा है, बताओ बैकग्राउंड में तो बहुत खतरनाक चीज चल रहा है, बैकग्राउंड में बहुत त्रासदी है। ये सेशन भले ही चल रहा हो, मैं इसका बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत ही बुरा है। कंट्री में फूड स्कैर्सिटी है, कंट्री में रिफ्यूजी इश्यूज है, कंट्री में राइट्स हो रहे हैं। तो इतना पीछे बैकग्राउंड में ये सब चीज चल रहा है, उसके बाद भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर सब थे वो लगे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये बैकग्राउंड है। अच्छा, मुद्दा देखते हैं, मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इश्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा बेटर होगा समझना। इश्यूज,
तो जैसे बिल्कुल ट्राइबल का इशू लेना पड़ेगा। ट्राइबल का इशू देखो, ट्राइबल का इशू उठाए थे जयपाल सिंह, जयपाल सिंह जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि झारखंड बनना चाहिए बिहार से, उस समय का एस्पिरेशन। और जयपाल सिंह के हिसाब से ट्राइबल एक्चुअल इनोवेटर्स इंडिया में, इंडिया का जो ओरिजिनल जो पीपल है वो ट्राइबल सी है। बात सही भी है, जो शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे, और उसी को आप बेघर कर दिए, क्योंकि अंग्रेज जो आया तो अंग्रेज ने सबसे ज़्यादा शोषण किया है ट्राइबल्स को, जमीन छीन लिया इसका वे ऑफ कल्चर को पूरा बर्बाद कर दिया। दूसरा इशू देखो लैंग्वेज। आप बताओ, लैंग्वेज बहुत बड़ा समस्या, ये बाद में भी होगा, आने वाले समय में बताएंगे। उस समय क्या क्या चला देखो, दो स्कूल ऑफ थॉट था, हालांकि दो स्कूल ऑफ थॉट भी कंप्लीट नहीं है। जैसे गांधी जी, हाँ 46 में गांधी जी जिंदा ही थे। जैसे गांधी जी और नेहरू जी, गांधी जी और नेहरू जी, इनका मानना था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदुस्तानी लैंग्वेज पूरा भारत के लिए होना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए हिंदुस्तानी लैंग्वेज। अब क्या होता है हिंदुस्तानी लैंग्वेज? हिंदुस्तानी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज से कैसे अलग है? हिंदुस्तानी लैंग्वेज का मतलब तो दो लैंग्वेज, एक हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाए और संस्कृत से बोरो किया गया है। देवनागरी स्क्रिप्ट, ऐसा नहीं कि मैसेज वाला, वो नहीं, मैसेज तो इंग्लिश में भी आप लिख के भेज देते हो ना, देवनागरी स्क्रिप्ट में होना चाहिए हिंदी, और संस्कृत से जो बोरो किया, संस्कृत से जिसका इन्फ्लुएंस। और ये उर्दू जो कि मॉडिफाइड पर्शियन स्क्रिप्ट है, क्योंकि बाहर तो अलग रहा था, इंडिया में आके डिफरेंट हो गया उर्दू, क्योंकि बाहर का जो अरबिक उर्दू है, वो अरबिक जो है वहाँ का जो लैंग्वेज, उर्दू नहीं अरबिक जो लैंग्वेज है, उसके कंपेयर में उर्दू डिफरेंट है, समझे ना? यानी कि मॉडिफाइड पर्शियन स्क्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या देवनागरी स्क्रिप्ट वाला हिंदी होना चाहिए जो कि संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड हो, ये लैंग्वेज बात कर रहे थे। मगर जानते हो पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि उस समय हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, वीपी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, पुरुषोत्तम दास कह सकते हो, पुरुषोत्तम हाँ दास। इन्होंने कहा कि नहीं हिंदी होना चाहिए, हिंदी पूरा होना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी। मत दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज भी भाई, अब हिंदी तो बात हो ही गया, ये फिर साउथ इंडिया के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, और जानते हो बच्चे लोग बाद में कितना कुछ हुआ है, उसके एस्पिरेशन के अगेंस्ट है ये। इसलिए चाह के भी अभी तक कोई भारत का नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाया, क्योंकि भारत का यदि ऑफिशियल लैंग्वेज कहोगे तो हिंदी और इंग्लिश। हिंदी संविधान के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया है, और जो इंग्लिश है वो पार्लियामेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया, बढ़ाया गया, बढ़ाते बढ़ाते अभी तक हिंदी इंग्लिश चल रहा है, दोनों में भी अंतर है। तो देखो नेशनल लैंग्वेज अभी भी नहीं है इंडिया का। तो देखो उस समय मामला उठा, ये ट्राइबल का मामला उठा, हाँ रिजर्वेशन का भी मामला उठा है। विद्यार्थी लोग, कई लोग का मानना था कि रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, कई लोग बोलते थे कि रिजर्वेशन देना चाहिए। और हाँ, इसमें बहुत बड़ा फैसला हुआ है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इनफैक्ट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो फंडामेंटल राइट बना है। मुद्दा हुआ है स्टूडेंट, बहुत सारा मुद्दा उठा है, समझे? लैंग्वेज इशू, हालांकि लैंग्वेज इशू बहुत बड़ा इशू है, आने वाले समय में देखेंगे, इसको और अच्छे से देखना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनेगा, जानते हो, उसके हिसाब से भी इसको फिर से देखना है हमें, उसमें हमें इंदिरा गांधी का भी कंट्रीब्यूशन देखना है, पीएम शास्त्री का भी देखना है, समझे? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इश्यूज, ऐसे बहुत सारे अनगिनत इशू थे स्टूडेंट, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना ही इशू, और भी इशू था, मैं ये सब इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज रहा है उस समय। और हाँ, तो उसके बाद देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहोगे तो उसमें तुमको दिखेगा
395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स। संविधान का बहुत सारा हिस्सा है ना, 12 शेड्यूल्स। आर्टिकल श्योर 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। ओरिजिनली कितना था? 8 था। चलो ठीक है, 8 लिख लेना। अब देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ना, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आपका 26 नवंबर 1949। अच्छा, इसी दिन हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर 1949, क्योंकि बहुत सारा संविधान का चीज़ लागू हो चुका था 26 नवंबर। जैसे एग्जांपल देखो, सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट या प्रोविजनल जो इलेक्शन है वो सब यहाँ पे लागू हो चुका था। मैं कहूँ कि टोटल जो संविधान लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है। मैं उसका बहुत सारा हिस्सा पहले ही लागू हो चुका था, इसलिए 26 जनवरी हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने ही ये सेलिब्रेट करना सिखाया है सबको कि 26 जनवरी, ठीक है 26 जनवरी 1950 तो ठीक है, हम समझते हैं कि संविधान लागू हुआ है, मगर संविधान कहीं ना कहीं बहुत सारा उसका अंश तो 26 नवंबर को ही हो गया था। हाँ, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ विद्यार्थी लोग, और हम लोग जो संविधान बनाए हैं तो बहुत खूबसूरत बना है हमारा संविधान, समझे ना। चलो इसको लिख लो पहले। अच्छा, लेंथीएस्ट बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना भारत का। लगभग 60 कंट्री के संविधान से या कन्वेंशन से हमने प्रेरणा लिया है, सही बात है ना। लगभग 3 साल लगाया है हमने, और उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं था स्टूडेंट, बहुत मैनुअली काम करना पड़ता था। और परिस्थिति को देखते हुए, और इतना ही नहीं स्टूडेंट, हाँ इसमें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा एक चीज़, इश्यूज़ को ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि टैक्सेशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बात रखा गया कि टैक्सेशन का जो पावर है सेंटर को ज़्यादा दिया जाए, टैक्सेशन पावर सेंटर को ज़्यादा मिला विसे विस स्टेट। अब इस चीज़ को लेके संवैधानिक सभा में डिबेट भी हो गया था, ऐसे तो स्टेट पूरी तरीके से बेघर बन जाएगा। मगर उस समय कहा गया था कि नो, वी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर का बात अंबेडकर जी भी उठाए थे जोर से, और अंबेडकर जी ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जितना ही पावर सेंटर को दिया गया है टैक्स उठाने के लिए, उससे ज़्यादा देना चाहिए, यानी कि इसको और मॉडिफाई करके सेंटर को और ज़्यादा राहत दी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूपीएससी जो जाता है क्रेडिट पटेल जी को ही जाता है, तो खुद यूपीएससी IAS IPS वो खुद रिजल्ट है स्ट्रॉन्ग सेंटर का। तो ये डिबेट में बात उठा था, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जो फादर होंगे सिविल सर्विस का, वो कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ गए ना? चलो अच्छा स्टूडेंट, हाँ एक चीज़ जरूर मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा। 9 दिसंबर को पहला मीटिंग हुआ, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा लीड किए, प्रोविजनल प्रेसिडेंट बने। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट, जब तक फ्रेमिंग ना हो जाए। 13 दिसंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो 13 दिसंबर को, हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पास किया गया बाय पंडित नेहरू। और ये बहुत काम का चीज़ है कि संविधान का ढांचा कैसा होना चाहिए, संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, कुछ नहीं, अभी का प्रियम्बल है भारत का। बिल्कुल वही बात है, पास्ट का अनुभव है, सुंदर अनुभव है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन वही बात था, इक्वालिटी होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समझे? हाँ, तो देखो संविधान बन के तैयार है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बना के रख दिया 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान हमारा बना है बल्किएस्ट,
बहुत मोटा है। हम वही ब्रिटिश मॉडल को फॉलो किए हैं, अधिकतर तो ब्रिटिश मॉडल ही फॉलो किए थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी को मॉडिफाई करके डाला गया बहुत सारा चीज़। हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया, जस्ट लाइक कनाडा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल। फेडरलिज्म भी है बट सेंटर स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्टिल दिखता है हमें ये चीज, है ना। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 क्या है बताओ तो? फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, है ना ये? हाँ, अच्छा, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस समय कहा गया था ये दोनों क्या है? कोइंसाइंस है संविधान का, आत्मा है संविधान का। सही बात है। जुडिशरी को पॉलिटिक्स से अलग रखा गया ताकि जुडिशरी प्रोटेक्टर बन सके फंडामेंटल राइट्स का। अभी भी दिखता है ये चीज, समझे? सेकुलर आउटलुक, हाँ, मगर लिखा नहीं गया कहीं प्रियम्बल में। प्रियम्बल में यदि सेकुलर वर्ड किसने जोड़ा है तो जानते हो, इंदिरा गांधी। डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा होगा? डेमोक्रेटिक होगा, ये सब चीज़ जान रहे हो। रूल ऑफ लॉ होगा, फंडामेंटल राइट्स का सब चीज़ डाल सकते हो। रूल ऑफ लॉ होगा, हाँ, बोरोड बैग है बहुत सारे जगह। मगर हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन भी लिए, हम लोग बहुत सारा चीज़ लिए अपने सहूलियत के हिसाब से लिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हमने कॉपी कर लिया बहुत सारे। अब तुम देखो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है, कैसे राज्यसभा का इलेक्शन हो। हमने यूएसएसआर से भी बहुत कुछ लिया है ना। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने आयरलैंड से भी लिया है, हमने जापान से लिया है, हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूनाइटेड स्टेट से लिया है। तो अब प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट भी तो हम लोग लिया है वहाँ से। तो वहाँ का जो फंडामेंटल जो आपका बिल है वो हम लोग एफर कहते हैं। तो बहुत सारा कंट्री का एक्सपीरियंस हम लोग लिया है और अपने हिसाब से हम लोग लिखे हैं। इसका फर्दर इन्फॉर्मेशन तुम लोग को पॉलिटी में मिलेगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।